चलिए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। और पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था वेट रीजन के अंदर यदि हमें स्टीम की कोई भी प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करना है, लाइक यदि हम इंथैल्पी फाइंड आउट करना चाहते हैं, एंट्रोपी, यहाँ जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ इंथैल्पी का मतलब स्पेसिफिक इंथैल्पी, एंट्रोपी का मतलब स्पेसिफिक एंट्रोपी, तो इन चीज़ों को फाइंड करने का क्या तरीका था ये हमने पिछले क्लास में सीखा था। हमने देखा था कि इस सैचुरेशन कर्व के भीतर, इस सैचुरेशन कर्व के भीतर कहीं भी यदि हमें इंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक इंटरनल, इन चीज़ों को या फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? ड्राइनेस फ्रैक्शन की। यदि हमें किसी पॉइंट का ड्राइनेस फ्रैक्शन मालूम है और वो पॉइंट वेट रीजन के अंदर है तो हम आसानी से किसकी मदद से? स्टीम टेबल की मदद से। स्टीम टेबल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे ये जो दो सैचुरेशन पॉइंट है इनकी वैल्यू कहां पे मिलेगी? स्टीम टेबल में मिलेगी, और तभी जाकर के हम फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो आज इसलिए मैंने वेट रीजन में एक पॉइंट लिया है, पॉइंट नंबर 3, एक पॉइंट सुपर हीटेड रीजन में लिया है, पॉइंट नंबर 2, और एक पॉइंट सब कूल्ड रीजन में लिया है, पॉइंट नंबर 1। इसके अलावा दो सैचुरेशन पॉइंट ली है, एक लिक्विड सैचुरेशन पॉइंट है और एक वेपर सैचुरेशन पॉइंट। ठीक ना, यहां पर हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले पॉइंट 3 की इंथैल्पी लिखें। इसके लिए हमने सीखा है कि पॉइंट 3 की इंथैल्पी अगर हमको लिखना हो तो यहां हम लिखेंगे H3 दैट इज इंथैल्पी एट पॉइंट 3। तो H3 क्या होगा भाई? यहां की इंथैल्पी, सबसे पहले यहां की इंथैल्पी कितनी है? HF प्लस यहां से यहां तक इंथैल्पी जोड़ दें तब हम यहां पहुंचेंगे। HF प्लस, अब यहां पर इस पॉइंट को डिफाइन कौन करता है? इस पॉइंट का ड्राइनेस फ्रैक्शन। इस पॉइंट का ड्राइनेस फ्रैक्शन हमने मान लिया x3 है, क्योंकि ये पॉइंट 3 है, x से हम ड्राइनेस फ्रैक्शन को दिखाते हैं, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन एट पॉइंट 3 x3 इंटू HFG। ठीक ना, HFG क्या है? Hg माइनस HF, डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, Hg माइनस HF इज कॉल्ड HFG। तो ये तरीका है कब इंथैल्पी निकालने का? जब ये पॉइंट कहां पर हो? वेट। अब हम सीखते हैं कि सुपर हीटेड रीजन में जो पॉइंट 2 है, इस पॉइंट की इंथैल्पी को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ देखें H2, अब हमें H2 की इंथैल्पी निकालनी है। ध्यान दीजिए, तो H2 का निकालने के लिए सबसे पहले हमको Hg कहां से मिल जाएगा? स्टीम टेबल से। और इस पॉइंट की इंथैल्पी में इतने दूर की इंथैल्पी यदि हम ऐड कर दे तो कहां पहुंच जाएंगे? पॉइंट 2 पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? देखिए, पहले यहां के लिए यहां की इंथैल्पी में यहां से यहां तक की हम इंथैल्पी को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब हमको यहां जाना है तो इसके किस नियरेस्ट पॉइंट की इंथैल्पी हमको स्टीम टेबल से मिल जाएगी भाई? Hg, बिकॉज दिस इज द सैचुरेशन पॉइंट, और इस पॉइंट का डेटा स्टीम टेबल में लिखा हुआ है जो हमें अलाउ होता है यूज करने के लिए। तो हमने देख करके इसकी इंथैल्पी नोट कर ली, और फिर Hg से लेकर 2 तक की इंथैल्पी को उसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो हम कहां पहुंच जाएंगे? पॉइंट 2। तो H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? बताइए। Hg प्लस, अब आएगा भाई कि यहां से यहां तक कितनी इंथैल्पी में चेंज हुआ? यही बात आएगी ना कि आखिर यहां से यहां तक Hg से लेकर पॉइंट 2 तक इंथैल्पी में कितना चेंज आया, ये हमको निकालना पड़ेगा, तभी तो ऐड करेंगे। ठीक ना, अब जरा ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक निकालने के लिए दिस विल बी इक्वल टू DH। DH का मतलब है चेंज इन इंथैल्पी। तो हमें चेंज कहां से कहां चाहिए? यहां से यहां तक। और DH इज इक्वल टू क्या होता है भाई? DH इज इक्वल टू CP इंटू DT। DH इज इक्वल टू CP इंटू, यही तो होता है। कहेंगे सर ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं? इस फॉर्मूले का हम हर उस जगह यूज कर सकते हैं जहां हीट ट्रांसफर कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा हो। और याद कीजिए, यहां से यहां तक प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब है चेंज इन एंथैल्पी के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? सो CP, अब एक चीज और ध्यान रखें भाई, CP तो लेंगे,
लेकिन सीपी लिक्विड की भी होती है, सीपी गैसेस की भी होती है। तो यहां कौन सा सीपी लें? वेपर की लें। सीपी लिक्विड की नहीं लेंगे, सीपी किसका लेंगे? वेपर यानी गैसियस फेज कंसीडर करेंगे। जबकि जब इस रीजन में निकालेंगे तो सीपी कौन सा लेंगे? लिक्विड, क्योंकि ये रीजन लिक्विड का है और ये रीजन वेपर का है। तो सीपी ऑफ वेपर, ठीक ना। सीपी जो स्पेसिफिक हीट है वो लिक्विड के लिए भी है और गैसेस के लिए भी। अच्छा, क्या हम सीपी का वेट रीजन में यूज कर सकते थे क्या? नहीं, बिकॉज वेट रीजन में कौन सा फेज है ये डिसाइडेड, हियर देयर इज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर, इसलिए सीपी का उपयोग वेट रीजन के लिए नहीं होता है, लेकिन इस रीजन के लिए हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सीपी ऑफ वेपर इंटू dt का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो कहां से कहां? यहां से यहां गए हैं। यहां का टेम्परेचर कितना है भाई? यहां का टेम्परेचर अगर देखेंगे, दिस इज सैचुरेशन टेम्परेचर। इस पॉइंट का टेम्परेचर अगर लेंगे तो ये क्या है? सैचुरेशन टेम्परेचर। और अगर पॉइंट 2 का देखेंगे तो this will be T2. So it will be T2 minus Ts. This is the enthalpy for point 2. क्लियर है? इस तरह समझ में आया? यहां की इंथैल्पी हो गई और यहां से यहां की इंथैल्पी को हमने उसमें क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो यहां से यहां कितना हुआ? Cp इंटू dt, Cp ऑफ वेपर इंटू dt, चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करें, साइन कन्वेंशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो T2 बड़ा है, देखिए T2 क्या है? बड़ा है, और Ts क्या है? छोटा है। सो इट इज T2 माइनस Ts। बात समझ में आई? जहां Ts क्या है? सैचुरेशन टेम्परेचर। क्लियर है ना? नेक्स्ट अब हमें किस पॉइंट का चाहिए भाई? H1। H1 पॉइंट कहां पे है? सब कूल्ड रीजन में है, ठीक ना। ना सब कूल्ड रीजन में निकालने का भी वही तरीका है भाई। यहां इस पॉइंट के लिए सबसे नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है जिस पॉइंट की इंथैल्पी हमको मालूम है? HF। HF की इंथैल्पी हमको स्टीम टेबल से मालूम है, सो इट इज HF। लेकिन आपको HF से कहां आना है? 1 पे। तो प्लस करें कि माइनस करें भाई? माइनस करेंगे। इधर जाने के लिए प्लस किया था, तो इधर से इधर आने के लिए क्या करेंगे? माइनस। यहां की इंथैल्पी में से इतने दूर की इंथैल्पी को क्या कर दें? घटा दें, तो हम यहां पे पहुंच जाएंगे। क्लियर है? HF माइनस Cp, अगेन कांस्टेंट प्रेशर लाइन है तो यहां फिर CpDT यूज कर सकते हैं, Cp, लेकिन इस बार किसका लेंगे? लिक्विड का, ठीक ना, इंटू dt कौन सा होगा? Ts माइनस T1। बात समझ में आ रही है? T1 इज दिस टेम्परेचर। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम स्टीम की इंथैल्पी अलग अलग रीजन में निकालें। इन द सेम वे अब हम लोग सीखेंगे इन्हीं पॉइंट्स पे यदि हमें एंट्रोपी का चेंज निकालना हो तो कैसे निकाला जाए। क्लियर है? आइए देखते हैं एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी एट वेरियस पॉइंट, ठीक ना। चलिए फिर से सबसे पहले पॉइंट 3 की एंट्रोपी S3 वेट रीजन में है, और वेट रीजन का निकालना हमने पिछले क्लास में सीखा था। क्या हो जाएगा भाई? SF प्लस X3 इंटू SF। देखिए, एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप SG में से यहां तक एंट्रोपी को क्या कर दें? माइनस कर दें, तो भी तो पॉइंट 3 पहुंच जाएंगे। तो इधर से जाएंगे तो प्लस और इधर से आएंगे तो। क्लियर है? ध्यान दें। अब ये चीज हो गई हमारी एंट्रोपी।
कभी कभी क्या करता है, आपको एसजी नहीं दिया रहेगा, एग्जाम में जब प्रॉब्लम देता है तो एसएफ तो बता देगा, एसजी नहीं बताएगा। उस सिचुएशन में इसको हम एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में वो क्या करता है, एसएफजी में एसएफ की वैल्यू तो देता है बट एसजी की वैल्यू नहीं देता। तो हम इसको इंथैल्पी के टर्म में भी निकाल सकते हैं। इस टर्म को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ इंथैल्पी। कैसे लिखेंगे भाई, आइए देखते हैं। ds इज इक्वल टू क्या होता है, dq बाई टी, यही होता है ना। ये जो SFG है ये है क्या, ds है, चेंज इन एंट्रोपी बिटवीन SG एंड SF, G एंड F का डिफरेंस ही तो है, ठीक ना। तो जरा देखिए dq क्या होगा, अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए निकालें तो क्या लिख सकते हैं क्या, फेज चेंज रीजन के लिए dq इज इक्वल टू लेट लिख सकते हैं, क्योंकि फेज चेंज के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट या गुप्त उष्मा कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस dq को हम लिख सकते हैं लेटेंट हीट अपॉन T। ये हीट किस टेम्परेचर पे ट्रांसफर हो रहा है भाई, सैचुरेशन टेम्परेचर पे। बात समझ में आ रही है। अब जरा देखें इस ds को हम, इस लेटेंट हीट को क्या लिख सकते हैं, कैन बी राइट, लेटेंट हीट को कहां से कहां लिख सकते हैं, Hg माइनस HF लिख सकते हैं क्या। क्यों भाई, कहेंगे सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन इंथैल्पी। यहां से यहां तक प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, और हम जो भी हीट दे रहे हैं, कौन सा हीट दे रहे हैं भाई, ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन इंथैल्पी, और चेंज इन इंथैल्पी यहां से यहां तक कितना होगा, Hg माइनस, यही तो होगा। तो इसको हमने क्या लिखा है, Hg माइनस H। कोई डाउट है मन में, हाँ। अच्छा एक बात बताओ, लेटेंट हीट Hg होता है क्या, लेटेंट हीट क्या होगा, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर, वो इंट्रोपी के बराबर होगा या इंथैल्पी के, इंथैल्पी। तो लेटेंट हीट कहां से कहां ट्रांसफर हुआ है भाई, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो हीट ट्रांसफर हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। और ये हीट किसके बराबर होगा, चेंज इन इंथैल्पी, ठीक ना। तो यहां से यहां तक इंथैल्पी में कितना चेंज हो रहा है, Hg माइनस, यही तो हो रहा है, Hg माइनस, दैट इज इक्वल टू HFG अपॉन, लिख सकते हैं। अब जरा देखिए, अब अगर आपको S3 लिखना हो, S3 तो आप लिख सकते हैं SF प्लस X3 इंटू, इस SFG के बदले क्या लिख सकते हैं, HFG अपॉन TS लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसी SFG को, इसी SFG की वैल्यू लिख रहे थे इस फॉर्म में, इस SFG को हमने क्या मान लिया है, DS, बिकॉज DS इज इक्वल टू SG माइनस SF, ठीक है। SFG क्या होता है भाई, SG माइनस SF होता है, और दिस इज द डिफरेंस ऑफ चेंज इन एंट्रोपी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, DS लिख सकते हैं ना। अब देखिए DS इज इक्वल टू DQ बाई, और इसी DQ को हमने क्या मान लिया, मान क्या लिया, होता ही है लेटेंट हीट, ठीक ना। तो इसी DS को हमने लिखा है HFG अपॉन T3, सो इसको लिखेंगे HFG अपॉन TS। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इन वेट रीजन। ये किसके लिए है, वेट रीजन के लिए। तो एक तो हमारा तरीका है, जब हमको SG और SF मालूम है तो इतना करने की आवश्यकता नहीं, सीधे SG में से SF को माइनस करेंगे और SFG फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे ऐसे जहां पर आपको SG दिया ही ना रहे लेकिन HF और HG दिया रहे, वहां पर हम इस मेथड को यूज करेंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग वेट रीजन की एंथैल्पी फाइंड आउट करेंगे। अब देखना है कि सुपर हीटेड रीजन में हम इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। सुपर हीटेड वेपर के लिए हमें किस पॉइंट की एंथैल्पी एंट्रोपी निकालनी होगी, 2। पॉइंट 2 की एंट्रोपी हम कैसे निकालें ये हमें सीखना है।
0.2 के एंट्रोपी कैसे फाइंड आउट करें, इसके लिए देखिए कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग। S2 निकालना है, ठीक है। तो S2 निकालने का मतलब है यहां की एंट्रोपी आपको मालूम है, यहां की एंट्रोपी, इसको मैं चेंज कर दे रहा हूं, H की जगह क्या लिख दूं, S, ठीक है। यहां की एंट्रोपी आपको Sg मालूम। अगर हम यहां से यहां तक का एंट्रोपी चेंज निकाल के जोड़ दे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, 0.2। तो यही काम करेंगे, ठीक है, ध्यान दें। आइए देखते हैं, ds इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, dq बाई टी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहां से यहां तक के लिए हमको निकालना है ds, चेंज इन एंट्रोपी Sg और S2 के बीच का निकालना है। तो यहां से यहां तक जो भी हीट ट्रांसफर हुआ होगा वो किसके बराबर होगा भाई, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होगा, ठीक ना। क्योंकि अगेन ये प्रेशर यहां से यहां तक क्या है, कांस्टेंट ही तो है, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, यहां 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 प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। और आप हीट सप्लाई कर रहे हैं तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। आखिर टेम्परेचर यहां से यहां कैसे गया होगा, आपने हीट दिया होगा, और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट प्रेशर पर जब भी हम हीट ट्रांसफर करेंगे दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। बात समझ में आ रही है। तो ds इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। अब ये डी क्यू क्या है भाई, हीट ट्रांसफर। डी क्यू क्या है, डी क्यू इज द हीट ट्रांसफर। बात समझ में आ रही है। अब देखिए डी क्यू हीट ट्रांसफर है, ये जो हीट ट्रांसफर है ये कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ है ना, तो ये किसके बराबर होगा, चेंज इन एंथैल्पी। कोई भी हीट ट्रांसफर यदि कांस्टेंट प्रेशर के दौरान हो रहा है देन इट विल बी इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। सो इस dq को हम लिख सकते हैं dh, dh इज द चेंज इन एंथैल्पी, लिख सकते हैं अपॉन t। बात समझ में आ रही है। अब थोड़ी सी समस्या आएगी। पिछले केस में यहां से यहां तक टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था ना। पिछली बार हमने लेटेंट हीट अपॉन टी सैचुरेशन किया था, उस समय टेम्परेचर क्या था, लेकिन इस बार समस्या है भाई, इस बार टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर लगातार Sg से बढ़ता हुआ कहां तक जा रहा है, 2 तक। तो इस तरह के केस में हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, स्मॉल चेंज के लिए एंट्रोपी चेंज पहले निकाल लेंगे और उसके बाद उसे इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक, इस पॉइंट से। बात समझ में आ रही, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर ये जो नीचे का T है ना ये कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जैसे कि पिछले केस में हो रहा था जब हम वेट रीजन के लिए निकाल रहे थे। वेट रीजन में यहां से यहां तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्मॉल चेंज, और फिर उसे इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक ना। नाउ देखें ds इज इक्वल टू क्या है, dq बाई टी इज इक्वल टू dh अपॉन टी, ठीक है। और इस dh को हम क्या लिखेंगे भाई, cp इंटू dt। dh इज इक्वल टू cp, अगेन किस रीजन में है भाई, वेपर में, तो हमें यहां पे cp किसका लेना होगा, वेपर का, इंटू dt अपॉन टी, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ, ये किसकी वैल्यू है, ये हमने किसकी वैल्यू निकाली है, चेंज इन एंट्रोपी। अब चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो यहां से यहां तक निकालने के लिए हम इसी इक्वेशन को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। किस टेम्परेचर लिमिट के साथ, Sg से S2। इस पूरे रीजन में क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। आइए करते हैं। जब आप इंटीग्रेट करेंगे देन ds को इंटीग्रेट कर दिया, कहां से कहां कर दे भाई, Sg से S2, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इज इक्वल टू Cp तो कांस्टेंट होता है, Cp की वैल्यू कांस्टेंट, तो Cp वेपर, ये इंटीग्रेशन से कहां जाएगा, बाहर, अंदर क्या बचेगा, dt बाई टी, कहां से कहां तक, यही होगा क्या। अरे भाई यहां पर क्वांटिटी क्या है, टेम्परेचर,
तो यहां लिमिट भी क्या होगी, Ts से T2। क्लियर है? और यहां पर हम चूंकि अंदर की क्वांटिटी एंट्रोपी है तो लिमिट हम एंट्रोपी की लगाएंगे। चलिए अब dx को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है, x मिलता है। तो ds को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, s मिलेगा। s मिला, लिमिट sg टू s2 इज इक्वल टू cp ऑफ वेपर dx अपॉन x log x, तो यहां पर क्या मिलेगा, log t, log t ts टू t2। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा भाई, s2 माइनस sg इज इक्वल टू cp ऑफ वेपर log, क्या लिखें, log, लिख सकते हैं क्या? अब यहां से आपको किस पॉइंट की एंट्रोपी चाहिए थी, तो निकाल लीजिए। S2 इज इक्वल टू उधर चला जाएगा Sg प्लस Cp वेपर log T2 अपॉन Ts। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, किसके लिए, पॉइंट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कैसे हम पॉइंट टू, और क्यों हमने इंटीग्रेट किया भाई, हमने पहले ds निकाल लिया, लेकिन हमने क्या देखा कि यहां जो ये टेम्परेचर है ये कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते, तब हमको इंटीग्रेशन मेथड यूज करना पड़ता है। अगर कोई चीज चेंज हो रही है तो हम क्या करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो जब हमने यूज किया तो मिला, देखिए फिर से बात वही हुई, 2 पर जाने के लिए सबसे पहले किसका एंट्रोपी है, Sg। इसमें हमने यहां से यहां तक के एंट्रोपी चेंज को Cp वेपर log T2 अपॉन Ts, यहां से यहां जो एंट्रोपी चेंज हुआ उसको हमने Sg में क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। क्लियर है? नाउ इन द सेम वे यदि आपको पॉइंट 1 का चाहिए होगा तो कैसे लिखेंगे भाई, इस बार प्लस की जगह क्या करेंगे, ध्यान दें, T1 अगर आपको लिखना है, सॉरी T1 नहीं, क्या, S1। यदि S1 लिखना है तो सबसे पहले यहां की एंट्रोपी लेंगे SF, बट इस बार प्लस नहीं, पिछले केस में सीखा क्या करेंगे, माइनस, ठीक ना। उसके बाद Cp इस बार किसका लेंगे, लिक्विड, Cp लिक्विड इंटू लॉग। अब देखिए T2 बाई Ts है, यहां क्या होगा, Ts बाई T1। दिस इज द एंट्रोपी फॉर पॉइंट। सेम मेथड बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं हो। तो ये हमने सीखा कि जब हम स्टीम बनाएं तो स्टीम के लिए यदि हमें सब कुल रीजन में इंथैल्पी या एंट्रोपी निकालनी हो तो उसका मेथड क्या होगा, वेट रीजन में यदि हमें इंथैल्पी या एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है तो उसका मेथड क्या होगा, और यदि कोई पॉइंट सुपर हीटेड रीजन में है और वहां पर हमें इंथैल्पी या एंट्रोपी निकालना है तो उसका तरीका क्या होगा। इसके साथ ही आपका ये जो चैप्टर था यूनिट 3 वो समाप्त हो गया, आपके सेमेस्टर के लिए समाप्त हो गया है। लेकिन यहाँ पर अभी मैं एक क्लास और लूँगा, ठीक ना, जो रिक्वायर्ड है इसी प्योर सब्सटेंस में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक ना। आपके सेमेस्टर के हिसाब से यहाँ समाप्त हो गया, बट अभी मैंने आपको पीटी डायग्राम नहीं बताया है, और पीटी डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो हम लोग एक टॉपिक यहाँ पर और भी कवर करेंगे, पीटी डायग्राम, ठीक ना। टीएस डायग्राम के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक ना, दैट इज कॉल्ड पीटी डायग्राम। ये मुझे बताना इसलिए आवश्यक हो गया, टीएस डायग्राम में हम लोगों ने ट्रिपल पॉइंट देखा था, वहां पर ट्रिपल पॉइंट हमें एक लाइन के रूप में मिली थी, ठीक ना, लेकिन नाम क्या है भाई, पॉइंट। तो आखिर जब नाम पॉइंट है तो लाइन के रूप में क्यों दिखती है। वास्तव में ट्रिपल पॉइंट पॉइंट के रूप में हमें इस डायग्राम के ऊपर दिखती है। बात समझ में आ रही है? ट्रिपल पॉइंट एक पॉइंट के रूप में कहां दिखती है भाई, पीटी डायग्राम के ऊपर। लेकिन जब इस पीटी डायग्राम को हम कन्वर्ट करते हैं टीएस में तब ये हमें एक लाइन के रूप में दिखती है।
इसीलिए पीटी डायग्राम देखना जरूरी है कि आखिर ट्रिपल पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट के रूप में कैसे दिखता है। समझते हैं पीटी डायग्राम को। ध्यान दें, पीटी डायग्राम का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक ना। क्या है, पहले ड्राइंग बाद में कर लेंगे। आइए बोर्ड पे देखिए। ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, यह पीटी डायग्राम है किसी भी जनरल सब्सटेंस का। कोई भी जनरल सब्सटेंस का अगर पीटी डायग्राम हमें ड्रॉ करना हो तो हम ऐसे करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आप देख रहे हैं, देखिए। ये इसका ट्रिपल पॉइंट है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ट्रिपल पॉइंट आपको एक पॉइंट के रूप में दिख रहा है। दिस इज द ओनली डायग्राम, यह अकेला डायग्राम है जहां पर ट्रिपल पॉइंट आपको एक पॉइंट के रूप में दिखता है। ध्यान रहे, क्रिटिकल पॉइंट इज ऑलवेज अ पॉइंट, चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायग्राम, चाहे वो डायग्राम पीवी है, टीएस है, पीटी है, क्रिटिकल पॉइंट हमेशा क्या होगा, एक पॉइंट। लेकिन जो ट्रिपल पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट हमें पॉइंट के रूप में सिर्फ और सिर्फ कहां पे दिखता है, पीटी डायग्राम। इसके अलावा ट्रिपल पॉइंट हमें हमेशा एक लाइन के रूप में देखने के लिए मिलता है। ट्रिपल पॉइंट को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों फेज को एग्जिस्ट करते हैं। को एग्जिस्ट मतलब एक साथ एग्जिस्ट करना, इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में तीनों होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उस पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं ना। ध्यान दें, ये जो लाइन ने हमने ड्रॉ की है ऐसे ऐसे, ये वास्तव में फिर से क्या है, सैचुरेशन कर्व ही है। जो हमने टीएस डायग्राम में सैचुरेशन कर्व पढ़ा था ना, वही सैचुरेशन कर्व ये भी है। क्लियर है? लेकिन ये आपको अलग दिख रही है क्योंकि ये कौन सा डायग्राम है, पीटी डायग्राम है, इसलिए ये कर्व आपको अलग दिख रहे हैं। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस डायग्राम के रिस्पेक्ट में, वो ये कि इस रीजन में, इस डायग्राम में आपको फेज चेंज रीजन नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? दो पॉइंट HF और HG कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। दिस इज द ओनली डायग्राम वेयर फेज चेंज रीजन इज एब्सेंट। यहां पर इस डायग्राम में फेज चेंज रीजन हम नहीं देख सकते, ये इसकी खासियत है, ठीक ना। यहां पर हम जो फेज चेंज वाला रीजन रहता है, ये क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। इसमें ये पूरा रीजन किसका है, सॉलिड का। इस कर्व के इधर सब कुछ क्या है, इस कर्व और इस कर्व के बीच में ये पूरा रीजन किसका है, और फ्यूज। अच्छा एक चीज और देखिए, इसे कहते हैं हम सब्लिमेशन कर्व, इसे कहते हैं वेपराइजेशन कर्व, और इसे कहते हैं फ्यूजन कर्व, ठीक ना। तो सब्लिमेशन और फ्यूजन कर्व के इधर सब कुछ क्या होगा, सॉलिड स्थिति में होगा। फ्यूजन कर्व और वेपोराइजेशन कर्व के बीच में जो भी होगा, ये किस अवस्था में होगा, लिक्विड। और सब्लिमेशन कर्व और वेपोराइजेशन कर्व के बीच में ये जो एरिया है, इसमें सब कुछ किस रीजन में रहेगा, वेपर रीजन में रहेगा। बात समझ में आ रहा है? ध्यान दें, यहां पर यदि आप फ्यूजन कर्व का स्लोप निकालें, दिस इज द स्लोप ऑफ फ्यूजन कर्व। अगर फ्यूजन कर्व का स्लोप का मतलब थीटा, स्लोप का मतलब क्या, थीटा, और यहां पर ये कर्व किसके बाद रिस्पेक्ट में है, पी एंड टी। जनरली अगर वाई एक्स होता तो हम क्या लिखते, डी वाई बाई, तो ये पी और टी में है तो स्लोप क्या होगा, डीपी बाई, दिस इज द स्लोप। डीपी बाई डी का ये जो स्लोप है ना, स्लोप ऑफ पीटी डायग्राम इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहां से अगर मेजर करें तो ये थीटा की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 80 डिग्री, ठीक ना। तो फॉर जनरल सब्सटेंस, कोई भी जनरल सब्सटेंस रहेगा, उसका पीटी डायग्राम का स्लोप यानी डीपी बाई डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव। किसके लिए, फॉर जनरल सब्सटेंस।
किसी भी जनरल सब्सटेंस के लिए ये चीज होता है कि इसका dp/dt यानी पीटी डायग्राम का जो स्लोप होगा वो हमेशा जीरो से क्या होगा, ज्यादा। यदि dp/dt का जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगा या जीरो से ज्यादा होगा तो इसके कारण क्या होता है भाई, इसके कारण एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना, एक घटना होती है, और वो ये है कि सॉलिड टू लिक्विड वॉल्यूम इंक्रीजेस। समझे इस बात को, बहुत खूबसूरत चीज है। और आज देख समझ में आएगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आएगी आपके, dp/dt का स्लोप पॉजिटिव होने के कारण जब भी सॉलिड से लिक्विड में फेज कन्वर्ट होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। सॉलिड में उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, और जब वो लिक्विड बनेगा तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक ना, जनरली ऐसा ही होता है। कोई भी चीज को जमा दो, ठीक ना, दूध को जमा दो, दही क्या है, आप पूरे बर्तन में एक बाउल ले लें और बाउल के अंदर पूरे में ऊपर तक मिल्क फिलअप कर दें और इसमें थोड़ा सा दही डाल दें। सुबह जब आप उठेंगे तो देखेंगे कि दूध का लेवल कहाँ चला गया है, थोड़ा सा नीचे चला गया, जबकि आपने पूरे कटोरे को भर रखा था दूध से। लेकिन जैसे ही वो सॉलिड का मतलब दही बना, सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, उसका आयतन क्या हो गया, कम हो गया। ठीक ना, फिर से आप क्या करें, 4 दिन तक दही को धूप में रख दें, वो फिर से दही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो डिकम्पोज होगा, खराब होगा, और दूध में नहीं होगा वो। बात समझ में आई ना, दही को धूप में रख देंगे तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वापस दूध बन जाएगा, अब उससे बदबू आएगी और वो कहीं ना कहीं वाटर के रूप में कन्वर्ट होगा। डिकम्पोज होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, वाटर में। फिर से डिकम्पोज होने के बाद वो बाउल फिर से क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो ये चीज हमें क्या बता रही है भाई, ये चीज क्या बता रही है कि जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो आयतन बढ़ेगा, और जब लिक्विड से सॉलिड में जाएगा तो आयतन घटेगा। इसका कारण है ये, क्योंकि जनरल सब्सटेंस के लिए जो पीटी डायग्राम का जो स्लोप होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और इस कारण से जब हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो आयतन बढ़ता है, और जब लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे तो आयतन ना। ये मैं बार बार एक बात कर रहा हूं कि जनरल सब्सटेंस सामान्य चीजों के लिए होता है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो एक्सेप्शनल है, उस चीज को बताने के लिए मैं इतनी सारी चीजें बता रहा हूं, और वो एक्सेप्शनल चीज है ये वाटर। अब क्या एक्सेप्शन है भाई, अब इसी बाउल में दूध के जगह हमने क्या भर दिया, और इसे फ्रीज में रख दिया। एक दिन के बाद दही क्या हुआ था, कम हो गया था ना। लेकिन जब आप इस बाउल को फ्रीज में रखेंगे तो देखेंगे बर्फ इस कटोरे के बाहर, अगले दिन सुबह जब देखेंगे तो बर्फ का लेयर इस कटोरे से कहां आ चुका है, बाहर तक। इसका मतलब क्या है भाई, लिक्विड से जब सॉलिड हुए तो आयतन क्या हो गया, बढ़ गया, और वापस इस बर्फ को निकाल के धूप में रख दो, अब ये पानी बन जाएगा, अब ये पानी बन जाएगा, और आप देखेंगे कि पानी इस बर्तन से बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल बर्तन के जहां तक लेवल था वहां तक आ जाएगा। इस चीज को बताना बहुत जरूरी था। वाटर एक्सेप्शनल केस है, ये अकेला ऐसा सब्सटेंस है जिसका वॉल्यूम लिक्विड से सॉलिड बनने पे बढ़ जाता है, लिक्विड से सॉलिड बनने पे वॉल्यूम बढ़ जाता है, और सॉलिड से लिक्विड बनने पे वॉल्यूम क्या हो जाता है। दिस इज द एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शनल है। और ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन है ये पीटी डायग्राम। पीटी डायग्राम के ऊपर, पीटी डायग्राम का जो स्लोप है वाटर के लिए वो नेगेटिव होता है। बात समझ में आ रही है, पीटी डायग्राम का ये स्लोप पॉजिटिव था, किसके लिए, जनरल सब्सटेंस के लिए। लेकिन वाटर के केस में अगर मैं वाटर का फ्यूजन कर्व ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरह का आता है। इस तरह का आने का मतलब स्लोप ये होगा, इधर से मेजर करेंगे
दैट इज द नेगेटिव स्लोप, यानी dp बाई dt किसके लिए, फॉर वाटर इज लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव। और यही रीजन है, इसके नेगेटिव होने के कारण ही जब हम सॉलिड से कहां जाएं, लिक्विड, तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए वाटर के लिए चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। समझ में आया कि वाटर एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि वाटर के लिए जब हम पीटी डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसमें जो फ्यूजन कर्व जो ड्रॉ करते हैं ना, तो ये वाटर का फ्यूजन कर्व है और ये जनरल सब्सटेंस का फ्यूजन कर्व है। फ्यूजन कर्व का जो स्लोप होता है वो वाटर के केस में नेगेटिव होता है, लेस देन 0 होता है, और अदर सब्सटेंस के केस में ये ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक ना, दैट इज पॉजिटिव होता है। इसीलिए जब फ्यूजन कर्व का स्लोप नेगेटिव होगा तो सॉलिड से लिक्विड जाने में वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक ना। वाटर के लिए फ्यूजन कर्व का स्लोप क्या होता है, नेगेटिव, और अदर सब्सटेंस के लिए फ्यूजन कर्व का स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखेंगे तो आपके पास ये रीजन क्लियर रहेगा कि क्यों वाटर जब सॉलिड बनता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है और सॉलिड से लिक्विड बनता है तो आयतन घट जाता है, जबकि दूसरे सब्सटेंस के साथ बिल्कुल उल्टा होता है। दूध से दही बन गया, लिक्विड से सॉलिड बन गया तो आयतन क्या हो गया, कम हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज हमें पीटी डायग्राम पर देखने के लिए मिलता है।